क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, इसमें हम किसी क्षेत्र पर्टिकुलर का अध्ययन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में यदि हम ये देखें तो यहाँ पाई जाती है उपजाऊ मृदा। उपजाऊ मृदा, और उपजाऊ मृदा में क्या होती है? एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य होता है। और कृषि कार्य दोस्तों करता कौन है? तो मानव। कृषि कार्य कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। क्लियर हो गया। अब मानव क्या है? एक प्रकार से जनसंख्या, एक प्रकार से क्या होगा? जनसंख्या को बढ़ाएगा। और जनसंख्या इनमें हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो हो गया मानव की जनसंख्या, और ये क्या हो गया? उसका व्यवसाय। तो यहाँ व्यवसाय क्या हो गया? एग्रीकल्चर। यहाँ व्यवसाय क्या हो गया? एग्रीकल्चर। और यहाँ व्यवसाय भी। तो जनसंख्या जो बढ़ रही है वो जनसंख्या किस कारण से बढ़ रही है? व्यवसाय के कारण। कोई ना कोई व्यवसाय हो सकता है, उसके कारण ये जनसंख्या बढ़ रही है। और वहाँ पर यदि परिवहन के क्षेत्र डेवलप हैं, वहाँ पर अधिवास के क्षेत्र डेवलप हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ वहाँ बहुत अच्छी है, और वहाँ पर्यावरणीय वातावरण यदि अच्छा है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा? जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। और वही जनसंख्या क्या है? किसी क्षेत्र को डेवलप करेगी। तो हम भूगोल, मानव भूगोल में क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल में क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्र, किसी रीजन, किसी एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और उस एरिया का जो संबंध है वो इन सभी एक्टिविटियों से है। इन सभी एक्टिविटियों से उसका संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मुख्य रूप से दो बातों पर डिपेंड करता है। दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, एक होता है स्थान के संबंध में, एक होता है स्थान के संबंध में, और दूसरा होता है समय के संबंध में। नंबर 1 स्थान और नंबर 2 संबंध, समय के क्षेत्र। यानी कि स्थान यानी प्लेस, कोई ना कोई रीजन, और टाइम यानी उस रीजन का कोई समय, कोई टाइम। जैसे हम बात करें, एक भौगोलिक प्रदेश गंगा सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या हो गया? वो स्थान हो गया, प्लेस हो गया। समय के साथ साथ उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं? समय के साथ साथ वहाँ पर एग्रीकल्चर के पैटर्न में क्या चेंजेस आए, पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आए, इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए। तो मानव भूगोल जो है, वो मानव भूगोल एक क्षेत्र का वर्णन करने के साथ साथ इसका वास्तविक संबंध किसके साथ स्थापित होता है? किसी पर्टिकुलर स्थान और समय के बाद। क्योंकि आपको याद हो, इतिहास यानी हिस्ट्री जो है, इतिहास जो होता है, इतिहास का सीधा संबंध किससे होता है? समय से। यानी उस समय जो भी घटनाएं घटित हुई वो क्या बन जाता है? इतिहास। क्या बन जाता है? इतिहास। और ज्योग्राफी में दोनों ही संबंध स्थापित होते हैं, यानी कि वो स्थान भी संबंध स्थापित करता है और समय भी स्थापित करता है। लेकिन यहाँ समय को थोड़ा कम वैल्यू दी जाती है, लेकिन स्थान को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। किसमें? ज्योग्राफी में, या यूँ कह लीजिए मानव भूगोल में, या फिर भूगोल में। तो भूगोल में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो किसका दिया जाता है दोस्तों? प्लेस का, स्थान विशेष का। जबकि समय जो है, ये जो समय है, समय का सर्वाधिक महत्व किसमें दिया जाता है? इतिहास में। लेकिन यूँ कह लीजिए कि स्थान और समय का एक अंतर संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ क्षेत्र वर्णी विज्ञान। आपको समझ में आ गया कि मानव भूगोल क्या है? एक क्षेत्र वर्णी विज्ञान है। आगे हम बात करें तो इसमें क्या है, मानव भूगोल पर जो इम्पैक्ट डालता है, अभी हमारी चर्चा हुई थी मानव भूगोल पर जो इम्पैक्ट डालता है, या यूँ कह लीजिए कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल एक प्रकार से क्या है? अविभाज्य शाखाएं हैं। मानव भूगोल और
तो एक तो हो गया, आपको ये ध्यान रखना है क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, या लिख देता हूँ मैं वापस। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, और नंबर 2 ध्यान रख लेना है कि भौतिक भूगोल प्लस मानव भूगोल। भौतिक भूगोल प्लस मानव भूगोल एक प्रकार से क्या है, अविभाज्य तत्व। यानी इन दोनों के टुकड़े नहीं किया जा सकते, इन दोनों के टुकड़े या इन दोनों को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इन दोनों का जो संबंध है, यानी भौतिक भूगोल का संबंध मानव भूगोल से, मानव भूगोल का संबंध भौतिक भूगोल से, केवल और केवल भौतिक भूगोल का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि मानव भौतिक परिस्थितियों का उपयोग ना करे। ठीक है, और मानव का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि वो भौतिक परिस्थितियों का उपयोग ना करे। कुल मिला के बात यह है कि भौतिक भूगोल डिपेंड करता है मानव भूगोल पर, और मानव भूगोल डिपेंड करता है भौतिक भूगोल। ठीक है दोस्तों, तो 2 इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लिख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की, और मानव भूगोल में जान लेते हैं कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है। मानव भूगोल का जन्मदाता, या यूँ कह सकते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी मानव भूगोल का जो जन्मदाता है वो है रैटजेल। रैटजेल, और ये जर्मन भूगोलवेत्ता है। यानी जर्मन ज्योग्राफर। ठीक है, रैटजेल जो है ये जर्मन भूगोलवेत्ता है, जर्मन ज्योग्राफर है। रैटजेल मानव भूगोल के जन्मदाता या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाते हैं। और मानव भूगोल के विषय में इनकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी है। तो हम रैटजेल की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उसकी हम चर्चा करते हैं। और रैटजेल की जो परिभाषा है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये परिभाषा पूछी जा चुकी है। और रैटजेल की जो परिभाषा है मुख्य रूप से किस बात को इंगित करती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये कहता है रैटजेल कि मानव समाज वे धरातल के बीच अंतर संबंध स्थापित होता है। अंतर संबंधित होता है। देखिए समझना इंपॉर्टेंट है, मानव समाज और धरातल के बीच अंतर संबंधित होता है। यानी इन दोनों का, धरातल सरफेस और मानव समाज, इन दोनों का एक घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों का क्या है दोस्तों, एक घनिष्ठ संबंध है। यानी वही बात जहाँ मैंने यहाँ कही है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों कैसी इकाई है, अविभाज्य तत्व है, या दोनों कैसे अविभाज्य इकाई है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लियर हो गया? जिनके टुकड़े किए जाना असंभव है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो दोनों का संबंध कैसा है, अंतर संबंधित है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानव धरातल पर जो भी एक्टिविटी है,
अभी जैसे हम बात करें जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, इटिस एक्स्ट्रा। तो ये धरातल हो गया, महाद्वीप हो सकते हैं, महासागर हो सकते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी धरातल पर स्थित, इस पृथ्वी पर स्थित है। और पृथ्वी पर स्थित होने के कारण हम ये जान पा रहे हैं कि उनका मानव समाजों से कोई ना कोई संबंध स्थापित होता है। यानी मानव जो है, ह्यूमन जो है, वो इन महाद्वीपों पे निवास करता है, चाहे वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, यूरोप महाद्वीप हो, एशिया महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, तो वो कहीं ना कहीं निवास कर रहा है। और ऐसी अवस्था में पर्वत, पठार, मैदान, इनका भी कोई ना कोई औचित्य है, इनका भी कोई ना कोई वर्णन मानव से संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि रैटजेल ने जो परिभाषा दी है उसमें ये बताया गया है कि मानव समाज और धरातल के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो जाता है। मानव समाज और धरातल के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो जाता है और ये दोनों अंतर संबंधित हैं, यानी ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में आ गई होगी आपको रैटजेल की परिभाषा। और इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि मानव भूगोल का जो जन्मदाता है या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो कौन है? रैटजेल। वो कौन है? रैटजेल। गॉट द पॉइंट? आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात और कि रैटजेल की परिभाषा तो हमने पढ़ ली, रैटजेल की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझ ली। अब इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि रैटजेल की एक पुस्तक है, रैटजेल ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन? रैटजेल। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के जन्मदाता या मानव भूगोल के पिता कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रैटजेल, नंबर 1। नंबर 2 कि रैटजेल की परिभाषा क्या है? तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी कि रैटजेल की परिभाषा है मानव समाज और धरातल के बीच जो अंतर संबंध स्थापित होते हैं, वो परिभाषा किससे संबंधित है? रैटजेल संबंधित है, जिसमें रैटजेल ने बताया है कि मानव समाज और धरातल के बीच जो विभिन्न प्रकार के महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान होते हैं, इनका कहीं ना कहीं संबंध किससे स्थापित होता है? मानव से होता है, मानव समाज से होता है। और इसकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चर्चा रैटजेल के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम चर्चा करते हैं कि रैटजेल की एक शिष्या है जिनका नाम है एलिन सैम्पल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ हम इसको उठा देते हैं। रैटजेल की एक शिष्या है, इनका नाम है एलिन सैम्पल। एलिन सैम्पल भी नाम आ जाता है, एलिन सैम्पल भी नाम आ जाता है, एक वर्ड है। ये रैटजेल की शिष्या है। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने भी एक प्रमुख बात कही। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, उसको आप गौर से सुनिएगा, लिखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम एलिन सैम्पल की जो परिभाषा है हम उसकी बात करते हैं। देखिए, एलिन सैम्पल ने जो परिभाषा बताई है उस परिभाषा में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक इसने बात कही कि मानव जो है वो कैसा है? चंचल प्राणी है। चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी, चंचल मानव व
अस्थायी पृथ्वी। चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के बीच घनिष्ठ संबंध रखता है या घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं। ये परिभाषा एलन सैंपल ने दी है, आप इसे नोट कर लें। कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, इनके बीच क्या संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। या यूँ कह लीजिए कि इन दोनों के मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध है। परिवर्तनशील संबंध है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध स्थापित होते हैं। और इन सभी का अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल करता है। इन सभी का अध्ययन कौन कर रहा है दोस्तों? मानव भूगोल कर रहा है। आप नोट करते जाइए। एलन सैंपल की परिभाषा चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच संबंध कैसा है? घनिष्ठ। संबंध कैसा है? घनिष्ठ। या यूँ कह लीजिए कि इनके बीच में एक पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध है। पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध है। यानी चंचल मानव का मतलब क्या हो गया कि मानव का जो व्यवहार है वो दिन प्रतिदिन बदलता जाता है, चंचल है। प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे होने के पीछे कारण क्या है, ये ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो ये चंचल का मतलब हर चीज़ को सीखने के लिए, हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहता है, सोचता है कि हम ये कार्य कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो मानव का व्यवहार कैसा हो गया? मानव कैसा हो गया? चंचल। यानी स्थिर नहीं है कहीं पर भी कि स्टेबल हो जाए। जैसे अभी लॉकडाउन की परिस्थिति हुई, कॉलेज स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए, तो ऐसा नहीं है कि हमने सोचना बंद कर दिया। हमने केवल ऑफलाइन क्लासेस रखी कि भाई जब कोरोना परिस्थिति जो है वो जब रेगुलर होगी, समाप्त हो जाएगी, तभी हम स्कूल लगाएंगे। हमने सोचा, हमारे माइंड में एक मैसेज आया कि हम क्यों ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दें। इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने बच्चों को अध्यापन करवा सकें। तो मानव कैसा है? चंचल, सोचता है दिन प्रतिदिन। और पृथ्वी भी कैसी है? अस्थायी। पृथ्वी भी कैसी है? अस्थायी। क्योंकि पृथ्वी स्थायी नहीं है, ये भी रोटेशन कर रही है, यानी घूर्णन कर रही है। और घूर्णन के साथ साथ जब ये गतिशील है तो फिर मानव स्थिर कैसा हो सकता है? तो ये भी गतिशील है, ये भी कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी इसकी हो रही है। तो इनके बीच में संबंध कैसा स्थापित हो रहा है दोस्तों? घनिष्ठ संबंध स्थापित हो रहा है। कैसा संबंध स्थापित हो रहा है? घनिष्ठ। एक दूसरे के इंटरडिसिप्लिनरी या इंटरकनेक्टेड हैं, ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रहे हैं इस तरह से। या हम कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य जो पारस्परिक परिवर्तन संबंधशील है, यानी इन दोनों के मध्य जो पारस्परिक गतिविधियां जो चल रही हैं वो सभी कैसी? परिवर्तनशील। कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अब परिवर्तनशील नहीं है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। या तो मानव कोई ना कोई एक्टिविटी करता है या फिर प्रकृति कोई ना कोई एक्टिविटी। जहां हम बात कर रहे हैं अस्थायी पृथ्वी अस्थायी। रेडजेल की परिभाषा में धरातल के बीच अंतर संबंधित, यानी धरातल क्या है? ये तो ये भी महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, ये भी कैसे हैं? गतिशील हैं, इनमें भी कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है। उसी के कारण मानव समाज अपना मूवमेंट करता है। इनकी सांस्कृतिक परिस्थिति, इनका पहनावा, खान पान, वेशभूषा, ये भी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ इनमें बदलाव आता रहता है। तो इस प्रकार से एलन सैंपल ने ये परिभाषा दी है जो ये सत्य
स्थापित करती है कि मानव भूगोल और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध स्थापित हो जाता है। अब इन दोनों की प्रमुख बात मैं आपको बताता हूँ कि रेड जेल है या एलन सैंपल है, इनकी प्रमुख बात क्या है। ये दोनों ही जो हैं, यानी एक तो है रेड जेल और एक है एलन सैंपल, जो कि रेड जेल की शिष्या है। इन दोनों की हम बात करें दोस्तों, तो रेड जेल का संबंध तो है जर्मनी से। हमने बताया जर्मनी का ये भूगोल, जर्मनी के भूगोलवेत्ता है, जबकि एलन सैंपल का संबंध किससे? अमेरिका से है। ये आप ध्यान रखना, ये अमेरिका की भूगोलवेत्ता है। ये मैंने ऊपर लिख दिया, आप इसको नोट कर लें। ये अमेरिका भूगोलवेत्ता, या इसको हम अमेरिकन भूगोलवेत्ता भी कहते हैं, है ना, बात एक है। देखिए इन दोनों का संबंध किससे है। ज्योग्राफी में दो तरह के वाद उत्पन्न हुए जब ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली, जब दो शाखाएं विभाजित हो गई। एक शाखा तो भौतिक भूगोल की हो गई और एक शाखा जो हो गई मानव भूगोल की हो गई। तो ऐसे संबंध में हम क्या देखते हैं कि दो प्रकार के वाद उत्पन्न हुए, और दो प्रकार के वाद क्या थे मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको आप समझिएगा अच्छे से, इम्पोर्टेंट है, उस पर प्रश्न पूछा जाता है। और बड़े स्तर पर भी जब आप कॉलेज लेवल में चले जाते हैं तब भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए नंबर 1, एक जो वाद होता है उसका नाम है निश्चयवाद। निश्चयवाद, इसको एक नाम और देते हैं प्रकृतिवाद, या नाम देते हैं पर्यावरणवाद। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। निश्चयवाद, प्रकृतिवाद या पर्यावरणवाद, ये होता क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात में समझा दूंगा मैं आपको कि निश्चयवाद, प्रकृतिवाद और पर्यावरणवाद होता क्या है। देखिए आप ये देखिए, इसमें एक वर्ड निकल कर आ रहा है प्रकृति, और इसमें एक वर्ड निकल कर आ रहा है पर्यावरण। ये बात को उठा दें अभी हाल फिलहाल, तो इसमें एक वर्ड निकल कर आया पर्यावरण और इसमें एक वर्ड आया है प्रकृति। इसका मतलब ये हुआ कि जो निश्चयवादी विचारक हैं, जो निश्चयवाद को फॉलो करते हैं, या जो प्रकृतिवाद को फॉलो करते हैं, या जो पर्यावरणवाद को फॉलो करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रकृति ही सर्वोपरि है। प्रकृति ही क्या है? सर्वोपरि है। मतलब जो कुछ भी है वही नेचर है, जो कुछ भी है वो नेचर है, या जो कुछ भी है वही पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं। यानी प्रकृति क्या करती है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करती है और मानव को कंट्रोल करती है, इनका ये कहना है। यानी कि जो कुछ भी है वो 100% किसका है? पृथ्वी का। ये 100% क्या है? वो प्रकृति से संबंधित है। जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी एक्टिविटी करनी है, चाहे वो उससे लाभ होता हो या उससे हानि होती हो, वो सब संबंध किससे होगा? प्रकृति से। वो प्रकृति संबंध मानते हैं। नोट कीजिए आप इतना। अब इसमें हुआ क्या कि रेड जेल जो हैं वो भी इसके समर्थक हैं। रेड जेल जो हैं वो भी इसके समर्थक हैं, और इनकी शिष्या जो है यानी एलन सैंपल भी इसकी समर्थक है। यानी सैंपल भी निश्चयवाद का समर्थन करती है और रेड जेल भी खुद निश्चयवाद के समर्थक है। लेकिन एक बात है, ये कहते हैं या निश्चयवादी कहते हैं, डिटर्मिनिज्म कहता है कि प्रकृति सर्वोपरि है, जो कुछ है वो प्रकृति है, प्रकृति सब कुछ करवाती है या प्रकृति सब कुछ करती है। ये अभी तक 100% है, जब तक अन्य कोई विचारक या अन्य कोई भूगोलवेत्ता कोई पक्ष नहीं रख पाए
मानव भूगोल के संबंध में। जब तक केवल यही माने जाने लगा कि प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण है, पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण है, या निश्चयवादी जो विचारक थे वो अपनी बातों पर 100% खरे उतर रहे थे और 100% प्रकृति को सर्वोपरि मान रहे थे। लेकिन समय के साथ साथ कुछ बदलाव आए। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, समय में कुछ बदलाव आते चले गए। तो रेडजेल और सैंपल और इसके अलावा अन्य जो भूगोलवेत्ता हैं वो इसके साथ रहे। लेकिन कुछ समय पश्चात एक दूसरा वाद उत्पन्न हो गया और वो दूसरा वाद था संभववाद। एक दूसरा वाद उत्पन्न हो गया और वो क्या था? संभववाद, पॉसिबिलिज्म। ये तो था डिटर्मिनिज्म और ये हो गया पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म के जो प्रमुख फ्रांस में, या यूँ कह लीजिए कि मानव भूगोल को बढ़ाने के लिए, मानव भूगोल को प्रचारित करने के लिए फ्रांस में, ये ध्यान रखना, फ्रांस में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था ब्लांश, और पूरा नाम है इनका विडाल डी ला ब्लांश। विडाल संभववाद के जनक जो माने जाते हैं वो फ्रांस में मानव भूगोल को प्रचारित करने के लिए ब्लांश माने जाते हैं। इन्होंने ही संभववाद को जन्म दिया और इनके एक साथी थे, उनका नाम था ब्रुंश, ये भी इनके साथ थे। तो संभववाद क्या होता है? इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, हम मानते हैं कि निश्चयवाद या प्रकृतिवाद या प्रकृति सर्वोपरि है, लेकिन प्रकृति केवल संभावनाएं दे सकती हैं। प्रकृति केवल संभावनाएं दे सकती हैं, लेकिन उस पर कार्य करने का जो प्रमुख आधार या प्रमुख यूँ कह लीजिए ड्यूटी, कर्तव्य जो होता है वो किसका होता है? मानव का। किसका होता है? मानव का होता है। जो भी क्रियाकलाप करेगा वो मानव करेगा। प्रकृति हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? कुछ एक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, हमें संभावना दे सकती है, लेकिन उस पर कोई ना कोई एक्टिविटी किस प्रकार से की जाए वो चैलेंज कौन एक्सेप्ट करता है? ह्यूमन एक्सेप्ट करता है। मानव उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और मानव उस पर फिर कार्य करता है। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आप इन दोनों को समझ जाएंगे, ठीक है? देखिए, नंबर 1 उदाहरण हम बात करें, एग्जाम्पल हम बात करते हैं पहले निश्चयवाद का। जैसे सूर्य का तापमान, और एक हम बात कर लेते हैं वर्षा। सिंपल से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सूर्य का तापमान और वर्षा। अब देखिए, सूर्य का तापमान और वर्षा क्या हो गया? सूर्य का जो तापमान है वो सूर्य का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, सूर्य का तापमान कभी बहुत कम हो जाता है तो ठंड पड़ती है, वर्षा कभी अधिक हो जाती है, कभी सूखा पड़ता है। तो इन सब से निजात पाने के लिए यदि हम सूर्य के तापमान से बचना चाहते हैं, या सूर्य के तापमान जब कभी बहुत कम हो जाता है या बहुत ठंड पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? अधिवास की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? अधिवास की। यदि कहीं पर वर्षा अधिक होती है या वर्षा बहुत कम हो जाए तो भी हमें किसकी आवश्यकता होगी? रहने के लिए अधिवास की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि कहीं पर वर्षा अधिक हो रही है तो कोई ना कोई स्थान तो हमें चाहिए, प्लेस तो चाहिए रहने के लिए, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? अधिवास की आवश्यकता होगी। सूर्य का तापमान अधिक होता है या कम होता है, ठंड पड़ती है या अधिक गर्मी होती है, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? अधिवास की। तो देखिए, यहाँ पर हुआ क्या? प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने एक्टिविटी क्या की कि सूर्य के तापमान, यानी सूर्य का तापमान बढ़ गया, वहाँ वर्षा हो गई। ये और भी कारक हो सकते हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बात कर रहे हैं। तो फिर मानव ने क्या बनाया अपने लिए? अधिवास। क्या बनाया अपने लिए? अधिवास बनाए। लेकिन बनाए किसने? मानव ने। तो प्रकृति 100% हो तो सकती है, लेकिन यूँ नहीं कह सकते कि मानव का इसमें कोई रोल नहीं है, मानव अपनी कोई भूमिका अदा नहीं करता, हम ये नहीं कह सकते। तो फिर ये दो तरह के वाद हुए।
कुछ तो कहते हैं कि प्रकृति सर्वोपरि है और कुछ का कहना है कि सूर्य का तापमान महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, यह वर्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रुंश ने ये कहा या ब्लांच ने ये कहा कि मानव भी बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है, मानवीय क्रियाएं जो होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा उपजाऊ मृदा का क्षेत्र है, फर्टाइल एरिया हमारे पास है, लेकिन यदि उस पर मानव एग्रीकल्चर नहीं करता है तो आप बताइए, क्या वहाँ पर गेहूँ उत्पादित हो सकता है? क्या वहाँ चावल उत्पादित हो सकता है? क्या वहाँ मक्का या बाजरा उत्पादित हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जब मानव वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उन फसलों के बीज को बो नहीं रहा, उन पे किसी प्रकार की कोई सिंचाई नहीं कर रहा, उन पर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो फिर वो किस प्रकार से हमें गेहूँ तो उत्पादित होगा और कैसे वो हमें प्राप्त होगा? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पर मानव जो है वो अपनी एक्टिविटी करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप किसी पर्वतीय क्षेत्र को देखते हैं, यदि आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की या अरुणाचल प्रदेश, असम की साइड जाते हैं, तो आपको वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब उन पहाड़ी क्षेत्रों पर भी हमें सड़क परिवहन देखने को मिलता है, यानी सड़क बन रही है या बन चुकी है। तो वो फिर बनाई किसने? वो ह्यूमन ने बनाई, यानी मानव ने बनाई है। प्रकृति ने हमें पर्वत दे दिए, स्थान दे दिया, लेकिन उसका रास्ता किसने बनाया? तो मानव ने। जैसे आप देखते हैं कि टनल हम बनाते हैं, ठीक है, हम टनल बनाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहाड़ी क्षेत्र है और उसके बीच में से हम एक गुफानुमा आकृति की हम एक टनल बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो निर्माण कार्य करता कौन है? ह्यूमन। लेकिन प्रकृति ने कार्य क्या किया? प्रकृति ने तो हमें एक स्थान दे दिया, उस स्थान को फिर यूटिलाइज कौन कर रहा है? तो मानव। तो मानव भी क्या करता है? इन सभी चीज़ का प्रयोग में लेता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्रुंश की ब्लांच की परिभाषा देख लेते हैं कि ब्लांश महोदय क्या बात कहते हैं। किस बात को ब्लांश महोदय ने अपनी परिभाषा में रखा और मानव भूगोल से वो किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं। ब्लांश की परिभाषा भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो आप उसका विशेष ध्यान रखें। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पॉइंट परिभाषा के रूप में, और इसमें हम देखेंगे कि इनकी परिभाषा अन्य जो रेडजेल और एलन सैंपल है उनकी परिभाषा से ये किस प्रकार से वेरीफाई कर पाती है। देखिए, ब्लांश महोदय क्या कहते हैं? ब्लांच कहते हैं कि पृथ्वी जो है ये अपने भौतिक नियमों के तहत, भौतिक नियमों से, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। भौतिक नियमों तथा निवास करने वाले या निवासित जीवों से अंतर संबंधित है।
तो पृथ्वी जो है वो पृथ्वी भौतिक नियमों से या भौतिक नियमों का प्रभाव पृथ्वी पर रहता है। अब भौतिक नियम क्या हो गए, जैसे सपोज जिस जलवायु की बात करें तो हम क्या देखते हैं जलवायु में कि जलवायु एक तो ग्रीष्म रूप में आती, ग्रीष्म प्रकृति रखती है, यानी तापमान अधिक हो जाता है। इसके बाद वर्षा का समय हम देखते हैं, वर्षा आती है। और फिर एक बार हम क्या देखते हैं कि शीतकाल का समय आता है। तो ये जो हुआ कि जलवायु में हम तापमान का बढ़ना, वर्षा का होना, शीतकाल का समय आना, ठंड हो जाना, तो ये सब क्या है, भौतिक नियम। ये सब नियम चलते रहते हैं पृथ्वी पर, ये सब एक्टिविटी पृथ्वी पर चलती रहती है। ये नियम से चलता है सारा, एक फॉर्मूला बेस काम कर रहे हैं सब, एक के बाद एक एक्टिविटी होती रहती है। और उसके बाद भी जो इस पृथ्वी पर निवासित जीव हैं, मतलब इसमें मानव हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, वनस्पति हैं, इनका अंतर संबंध स्थापित होता है, इनका अंतर संबंध स्थापित होता है। और ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन दोनों का जब अंतर संबंध स्थापित होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो किसका होता है, मानव का। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो किसका हो जाता है दोस्तों, मानव का। मानव ही ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से अधिवास बनाएगा, किस प्रकार की अन्य एक्टिविटी करेगा, वो कौन कर रहा है, मानव। वर्षा ऋतु के समय मानव किस प्रकार की एक्टिविटी करेगा, वो कौन करेगा, मानव। या शीतकाल में किस प्रकार की एक्टिविटी होगी तो वो कार्य कौन करेगा, मानव। पशु या जीव जंतु जो होते हैं वो जलवायु के अकॉर्डिंग अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे आपने देखा होगा चिड़िया या अन्य जीव जंतु अपना स्वयं का आवास बनाते हैं, अपना स्वयं का घोंसला बनाते हैं और उसमें जीवन यापन करते हैं। समय के अनुसार वो अपने घोंसले को परिवर्तित करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी पर निवासित ये जो जीव जंतु है, जो जीव हैं, वो समय के साथ साथ इस भौतिक नियम के साथ साथ बदलाव करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी का जो वातावरण है वही उन सबको उपलब्ध करवा देता है, नहीं। मानव, जीव जंतु, वनस्पति भौतिक नियमों के तहत बदलाव करती है। और यही बात ब्लांच ने कही कि इन दोनों के बीच में एक अंतर संबंध है, जो भौतिक नियम और यहाँ जो निवासित जीव हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। दोस्तों, ये हमारी चर्चा हो गई है कुछ परिभाषाओं की, महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हमने चर्चा कर ली है। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे क्या कि इसका विषय क्षेत्र कैसा है और महत्व क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।